नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, रिसाइट टुडे की कोशिश है कि टीईटी के ताल्लुक़ से पूरी मालूमात हासिल करने की, और हम ये चाह रहे हैं कि जितना आसानी से तलबा के सामने टीईटी के ताल्लुक़ से पूरी बात वाज़ेह हो जाए, उतना ही हम तमाम के लिए भी बेहतर होगा। और जिसके लिए रिसाइट टुडे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन से हम बात कर रहे हैं, तलबा से बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं और मालूमात भी हासिल करने जा रहे हैं जो अपने अंदर एक मुकम्मल किताब की हैसियत रखते हैं, माहिरीन तालीम में जिनका शुमार होता है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं इन्हीं के ज़ेरे साया तालीम हासिल करके आज यहाँ बोलने की उनके ही सामने जसारत भी कर रहा हूँ। मेरी मुराद डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। टीटी एक मुअम्मा बना हुआ है, तो टीटी है क्या, इसके ताल्लुक से आपकी अपनी राय क्या है? इस बारे में गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं एक बात छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं गुज़िश्ता हम आपके सारे चैनल में देखता रहा हूँ। शुक्रिया। कोई भी एपिसोड आपका है वो मैं मेरा सब देखा हुआ है। आज मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने एक ऐसी चीज़ पर तवज्जो दी है जिसकी आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत सख्त ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर उर्दू नोइंग में। यानी ये कि एक ऐसा उन्वान जिस पर इख्तिलाफ राय है, टीटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर बहस मुबाहिसा आपने जो शुरू किया है, मैं इसकी आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक सिलसिला चलना चाहिए। हमारी कौम में ये सिलसिला बहुत दिनों से बंद है। आज़ादी से अपनी राय रखने और अपनी राय देने का सिलसिला शुरू होना चाहिए, और अगर इख्तिलाफ राय हो तो उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत भी अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ये सिलसिला शुरू करने पर। रह गया सवाल ये कि टीटी है क्या, तो इससे पहले काफ़ी वजाहत से कुछ हजरात ने बयान किया है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन का एक्ट बनाया और उसमें ये कहा गया कि राइट टू एजुकेशन का मतलब होगा 8वीं तक के बच्चे को तालीम, और वो भी अच्छी तालीम का हक हासिल है। तो उसके ज़रिए से उस एक्ट के ज़रिए से जब अच्छी तालीम का सवाल पैदा हुआ तो अच्छे टीचर की ज़रूरत महसूस हुई। अब सवाल गवर्नमेंट के सामने ये आया कि अच्छा टीचर कैसे आएगा, तो उसके सामने एक ही सवाल था कि जो भी इस फील्ड में आना चाहे उसका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाए, और ये कि अगर वो इसमें एलिजिबल होता है तब जाके उसको। तो ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। मैं जानता हूँ ये इसमें रिज़ल्ट कम लगा, ऐसा ही नहीं है। हिंदुस्तान की हर रियासत टीचर से एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है और लेना लाजमी है उनके लिए। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट CTET लेती है, सेंट्रल TET, तो वो भी इसमें जो है उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। रिज़ल्ट बेशक ख़राब आता है, लेकिन मेहनत करने पर लोग निकल भी रहे हैं। तो ये TET जो है ये हुकूमत ने 1 से 8वीं तक के लिए लाजमी करार दिया, और वो TET ये तय हुआ था कि आइंदा जो भी अपॉइंटमेंट होंगे, ख़ास तौर पर 1 से 8वीं की बात कर रहा हूँ, उससे आगे दूसरी चीज़ है उसमें नहीं जाना चाहिए। तो ये 1 से 8वीं तक के लिए लाजमी तौर पर ये एग्ज़ाम पास होना चाहिए। 1 से 5वीं तक के लिए DED वाले असातिज़ा TET पास करें, जिसको पेपर 1 बोलते हैं, और 6ठी से 8वीं तक के असातिज़ा जो उसमें पढ़ाना चाहें वो BSc BA BCom BEd होना चाहिए, और उसके साथ साथ TET उनको पेपर 2 देकर कामयाब होना, ये गवर्नमेंट की मंशा और इंटेंशन रहा, और इसी बुनियाद पर वो आज तक पेपर लेती आई है हर साल। जैसा कि आपने कहा है कि TET पास होना चाहिए, कुछ बच्चे जो है TET पास हुए इस उम्मीद से कि हमें नौकरी मिले, नौकरी ही नहीं है तो फिर TET का
मतलब बेशक आपकी शायद मालूमात नहीं है आपको, गवर्नमेंट ने 24,000 असातिज़ा को मुलाजमत देने का प्रोसेस शुरू कर रखा है। अब तक बेशुमार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब मैनेजमेंट की तरफ बात गई है कि वो अपनी ज़रूरतें, अपने रिक्वायरमेंट, कैसा टीचर चाहिए उनको, उनकी क्या ज़रूरियात है, मतलब ये कि उनका बीसी कितना चाहिए, शेड्यूल कास्ट कितने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब कितने चाहिए, ओपन कितने चाहिए, ओबीसी कितने चाहिए, ये सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट ने मंगवाई हैं। और नवंबर में इंशाअल्लाह महाराष्ट्र भर में 24,000 टीचरों की भर्ती जो है वो बिल्कुल सामने है। और इसके लिए बेशुमार लोगों ने रजिस्टर किया है और वो इंशाअल्लाह इसमें बगैर किसी कोई रकम अदा किए इंशाअल्लाह वो इसमें मुलाजमतें पाएंगे। सरपरस्त का ये सवाल होता है कि हम डीएड करके आते हैं, हमारे बच्चे बीएड करके आते हैं, फिर उसके बाद टीटी का बोझ क्यों डाला जा रहा है? बहुत दिलचस्प सवाल है और ये असल में मैं आपको कह दूं कि इससे गुमराह भी हो सकता है आदमी। बीएड डीएड करके आप आए हैं, ये तो आप और कैसे बीएड किया है आपने, और उस तफसील में मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आप एक बात बताएं मुझे कि आज जैसे कोई शख्स 12वीं साइंस पास है तो उसका मेडिकल में एडमिशन हो जाता है क्या? नीट देना पड़ता है उसको। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमको नीट भी नहीं चाहिए, हम लोग तो पहले ही 12वीं पास करके आए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबाजात के लिए आपको बीएससी और इसके करने के बाद भी आपको वो सारे एग्जाम देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं? इसलिए कि गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र ये है कि हर बुलहवस ने हुस्न परस्ती शार न की, ऐसा गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि जो काबिल लोग हैं, अब आप बोलेंगे उनकी काबिलियत का पैमाना क्या, तो हुकूमत की नज़र से मैं देखता हूँ तो वो ये समझती है कि अगर बीएससी है उसको नीट देना चाहिए, अगर डीएड बीएड है उसको टीईटी देना चाहिए, या जेईई है और दीगर एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम पूरी क्वालिफिकेशन के बाद दिए जाते हैं और उनकी बुनियाद पर दाखिला होता है। तो क्या हम इसके खिलाफ भी एहतजाज करेंगे? माइनॉरिटी अदारों की ख्वाहिश है कि टीटी उन पर लागू ना हो, इस बारे में आपकी क्या राय? मैं एक बात पर बहुत हैरान रहता हूँ, ये है कि उनको अच्छी तालीम मिलना चाहिए, अच्छे टीचर ही उनको अच्छी तालीम दे पाएंगे, हुकूमत के नुक्ते नज़र हुआ। बाद लोग मुझसे पूछते हैं, और मैंने एक मीटिंग में ये बात उठाई थी कि क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अच्छे असातिज़ा नहीं चाहिए? तो उस वक्त मुझे क्या समझाया गया? मुझे ये समझाया गया कि इससे माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को जो दस्तूरी हुकूक हासिल है उन पर ज़रब पड़ती है। मैं इसको मानता हूँ। चलिए, मैं दस्तूरी हुकूक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि अक़लियतों को जो दस्तूरी हक़ है उनको मिलना चाहिए, और अगर टीईटी उनका दस्तूरी हक़ है तो टीईटी इन पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक सवाल और है, जब ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस फिर असातिज़ा को कैसे भर्ती करेंगे, किन बुनियादों पर भर्ती करेंगे? मैं इसकी हिमायत कर सकता हूँ इस बुनियाद पर कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मुझको इस बात की गारंटी दें कि टीचर भर्ती के मामले में वो दो चीज़ों का ख्याल रखेगी माइनॉरिटी मैनेजमेंट, एक मेरिट, दो ट्रांसपेरेंसी। काबिलियत देखकर आप लगाएंगे क्या? 100 टीचर आपके पास है, उनके बाद आप काबिलियत चुनेंगे कि नहीं उनमें से, कि सब उन्हीं को लगाएंगे जो आपका फेवर करे या जो आपके साइड से आ जाए और मुख्तलिफ किस ज़राए से आपकी मदद करे? क्या वही काबिल होता है क्या? काबिलियत, अगर आप बोलते हैं कि डीएड बीएड की बुनियाद पर लगना चाहिए तो आपको डीएड बीएड की मार्क लिस्ट देखना चाहिए, उसकी बुनियाद पर मेरिट लिस्ट बनाना चाहिए, और सारा प्रोसीजर आईने की तरह अगर शफाफ हो तो मैं कहूँगा कि टीटी की कोई ज़रूरत नहीं। वजह ये कि ये चीज़ टीटी का मकसद पूरा करेगी।
अगर अदारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ये तरीका करते हैं तो टीटी की ज़रूरत बाकी ही नहीं बचती ना, वहाँ पर वो आसानी से इस तरीके से काबिल असातिज़ा जो है वहाँ पहुँच पाएंगे। माइनॉरिटी अदारों की ये भी शिकायत है कि क्या टीटी काबिलियत की अलामत है क्या? देखिए, इस तरीके से हैफजार्ड किस्म के सवालात तो मैं भी कर सकता हूँ। काबिलियत की अलामत क्या है? नहीं, मैंने आपके जो पहले एपिसोड थे वो देखे, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो सब बीएड डीएड सब हमको बहुत सारी चीज़ें, किसी ने कहा कि हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसकी तालीमी काबिलियत क्या है, उसकी ज़हानत क्या है, हमको बहुत सारी चीज़ें देखना है। मतलब ये कि वो कैसा पढ़ाएंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या है और फला क्या है और फला, सब चीज़ दुरुस्त है, लेकिन आपको एक क्राइटेरिया ऐसा रखना पड़ेगा जो बिल्कुल मेरिट के रखने वाले असातिज़ा को आपके स्कूलों तक पहुंचा सके। उसके लिए आप मुझको सजेशन दीजिए। मतलब मैं कहूँ बीएड एक लड़के ने किया, बीएड दूसरे लड़के ने किया, बीएड तीसरे लड़के ने या लड़की ने किया, ये बीएड की मार्क्स, जाहिरी बात है वो अगर ज़्यादा मार्क्स पाते हैं तो आपको मानना चाहिए कि वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो तो सच्चा जवाब नहीं दिया, अच्छा जवाब नहीं दिया या लेसन ख़राब दिया, आज नहीं कह सकते आप अगर इस तरीके से कहेंगे तो मैं कहूँगा कि फिर आप सारा इल्ज़ाम डीएड और बीएड पढ़ाने वाले असातिज़ा पे रखना चाहते हैं, इसलिए हमको ऐसे तलबा मिल रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ों से, उलझनों से बचते हुए सिर्फ इतना चाहता हूँ, मैं कुछ बहुत इस मामले में ज़िद नहीं करना। अगर माइनॉरिटी हुकूक पर ज़र्ब पड़ती हो तो सबसे पहले आगे बढ़कर लड़ाई लड़ने वाला मैं रहूँगा, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी और मेरिट लिस्ट का ख्याल नहीं रखेंगे तो मैं आपकी भी हिमायत करने के अपने आप को अहल नहीं पाता। 14 में जब टीटी शुरू हुआ, ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने शुरू किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उस वक्त मालेगांव के क्या बल्कि महाराष्ट्र भर के मुसलमानों को कुछ समझते ही नहीं था क्या होगा। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं तो पुराने ज़माने का आदमी हूँ और बहुत रिवायती किस्म का आदमी हूँ, लेकिन मैंने खास पूरी नॉलेज हासिल की यहाँ से लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तमाम सर्कुलर्स मैंने खुद पढ़े अपनी आंखों से, और मैं इतना तैयार था कि मैं सोचता था कि ये कोई मुझे बेदाने महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने अपने उस्ताद और हिंदुस्तान भर में टीचर्स फेडरेशन के ज़रिए असातिज़ा का काम करने वाले मोहतरमुल मुकाम फिरोज हुसैन बादशाह साहब से मैंने मुलाकात की। ये बादशाह सर, कोई किस्म की जागृति, कोई बेदारी मुझे दिखाई नहीं देती। उर्दू वालों में टीईटी का एग्ज़ाम चल रहा है, यानी फॉर्म भरने का काम जारी है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो क्या आप मुझे हुक्म दिया कि आप रहनुमाई करें, बोले मैं करूँगा। मैंने कहा कि मैं करूँगा। हमारे शहर के मुहिब तालीम बोलना चाहिए डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब ने हॉल पर उसकी रहनुमाई का प्रबंध किया, इंतज़ाम किया। मैंने भी वहाँ गाइडेंस लेक्चर दिया और असातिज़ा ने भी दिया। यकीन जानिए हज़ारों असातिज़ा मर्द और औरत, पूरा हॉल वसी अरीज हॉल भरा हुआ था, पूरा बरांडा भरा हुआ था, इतने लोग वहाँ पर हाजिर थे। तो यही एक रोज़ा वर्कशॉप था या कई वर्कशॉप था? तो सर माजरा चाहता हूँ, एक दिन में टीटी के एग्जाम की तैयारी कहाँ तक के होगी? तैयारी नहीं करवा रहे थे हम लोग, हाँ है उसके लिए कैसे तैयारी करना है ये बता रहे थे। तैयारी के लिए तो कोचिंग क्लासेस होती हैं, हम उनको ये बता दें ये कैसे करना है आपको, और इसके आगे क्या फ़वायद आपको होने वाले हैं, और इसमें आपको कौन कौन सी किताबें रिफ़र करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर हमने गाइडेंस की। उसके बाद से फॉर्म भरने का सिलसिला छोड़िए, छोड़ दीजिए, रिजल्ट तो कम आते। सीटीईटी का रिजल्ट पहले साल 1% आया, सीटीईटी का रिजल्ट 1%। क्या समझते हैं आप, वो लोग क्या माइनॉरिटी के लोग थे क्या? पूरे हिंदुस्तान से सेंट्रल टीईटी दिए जाता है, सब कुछ इनका निसाब खुला है, सब जानते हैं, उसके बावजूद 1% रिजल्ट क्यों आया? फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब और लोगों की समझ बनी कि कैसे स्टडी करना चाहिए, कुछ तजुर्बा हासिल हुआ, तो दूसरे साल रिजल्ट 11% आए, उनका फीसद बढ़ा। हमारा फीसद जो 3% था वो कम होके 1 पर 1.5 पर आया, 1.5% के बाद 0 पे आया। अल्लाह जाने इस साल क्या है,
अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत से टीटी के स्टूडेंट से बात हुई, वो निसाब का रोना रो रहे हैं। हाँ। अब निसाब के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? इब्तिदा में मैंने खुद अखबारात में ये मौजू छेड़ा था और मैंने ये कहा था, छपे है मज़ामीन छपे हैं मेरे, और मैंने ये कहा था कि तमिलनाडु का जो टीटी का महकमा है जो एग्ज़ाम लेता है, उसने पूरा निसाब 91 सफ़ात पर दिया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1.5 सफ़ात का निसाब दिया, तो कोई कैसे स्टडी करेगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो 1.5 सफ़ात तो सिर्फ इशारा थे, सारा निसाब जो है वो पहली से 5वीं की किताब साफ लिखा है। टीईटी पेपर फर्स्ट के लिए यानी डीएड के लिए पहली से 5वीं का निसाब, लेकिन डिफिकल्टी लेवल 10वीं का, और बीएड के लिए पेपर सेकंड 6ठी से 8वीं जमातों का निसाब और डिफिकल्टी लेवल 12th का। बस ये इतना वजाहत के साथ उसमें दिया है, और सारा किताबों में टेक्स्ट बुक्स में सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, उनको देख के पढ़ के हमको उसकी तैयारी करना चाहिए। ये हमने हर मर्तबा बतलाया है। बहुत एक बात ये समझ लीजिए, इतना बहुत छुपा हुआ भी नहीं है वो निसाब, यानी अगर आप चाहें कि पहली से 5वीं तक का पढ़ लें, पहली तक निसाब जो है बाल भारती की सारी किताबों का निसाब उसमें मौजूद है, बाल भारती के वेबसाइट पर है। आप कंप्यूटर नहीं चलाएंगे, आप यूट्यूब वगैरह नहीं चलाएंगे, आप देखना नहीं चाहेंगे, तो कैसे आप उन तक पहुंच पाएंगे। सारी किताबें वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें अपने असातिज़ा को बताई जो ख्वाहिशमंद हैं टीचर बनने के, उनको बतलाई। उसमें से बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, बहुत से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मैं आपसे जो बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई आपसे, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि एक बार और कि टीटी के तलबा के लिए आपकी हौसला अफजाई किस तरह से होगी, या आप अपने बच्चों को किस तरह से आगे पुशअप करोगे। हम चाहेंगे कि हमारे रिसाइट टुडे के तवज्जुह से आप ज़रा सा रिसाइट टुडे के चैनल से ही उनकी रहनुमाई कीजिए ताकि उन्हें मुकम्मल सहूलत भी मिल जाए। मैं वादा करता हूँ टीआईटी जब शुरू होगा, फॉर्म भरने का काम इस महीने से शुरू होगा, उस वक्त टीआईटी के लिए मुकम्मल रहनुमाई का, अगर आप लेक्चर मुझसे सुनना चाहें या मेरा इंटरव्यू लेना चाहें, मैं उस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर ताउन करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे ये कि सब कुछ हटाकर दरमियान में से हर चीज़ आप हटा दीजिए। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी के लिए सिर्फ एक रास्ता है, मेहनत का। लेकिन मुझे वो मेहनत और वो तड़प जो है, मुझे माफ़ करना, मैं बार बार कह चुका, मुझे नज़र नहीं आती कि आदमी परेशान हो कहाँ से लाऊं, क्या क्या लाऊं, क्या क्या पढ़ूं और वो सबको हल कर। एक छोटी सी मिसाल दूं, इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज हम लोग वहाँ लिखते हैं, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं। मराठी वाले भी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लिखते हैं। इस तरीके से उनका और अपना परिचय एक होता है। अब जब एक होता है तो उनके गाइड में से आप मराठी इंग्लिश के क्वेश्चंस क्यों नहीं पढ़ सकते? बेशक। दूसरी बात, जब आपको पता है कि उर्दू में साइकोलॉजी एंड पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की अच्छी किताबें नहीं है, तो आप इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ते? आप तो इंग्लिश में बीएड किए हैं ना, इंग्लिश में आपने जवाबात लिखे हैं ना, तो इंग्लिश में किताबें ढूंढ कर हासिल करके आप उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? उसके भी 30 सवालात बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो सिलसिला है ये मेहनत तलब है। मैं आपके इस रिसाइट टुडे के चैनल जो है इसकी मार्फत सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ। पहली बात तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर सब्जेक्ट्स को अपने में लेने के बाद उस पर सख्त मेहनत कीजिए, और दुनिया का कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है जो आप कामयाब नहीं कर सकते, वो आईएएस हो कि टीईटी हो। इसलिए मैं मेहनत शर्त है। इस एक सवाल मेरे जहन में अभी आया है कि टीटी का जो
गलतियां बहुत है, हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, अल्फाज उसमें समझ में नहीं आते हैं, तो फिर हमें भी तो एक मुबहम सा जवाब मिलता है। तो आप बोर्ड के लिए भी कुछ रहनुमाई कीजिए। मैं इस बात को कबूल करता हूँ, मैंने सारे पर्चे देखे, बल्कि देखे क्या है, मैंने वो सब हल किए हैं। उन पर्चों में जो उर्दू के लिए ख़ास तौर पर लिखे जाते हैं बेशुमार गलतियां होती हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, नाअहल टीचरों को तर्जुमा करने के लिए लगाया जाता है। और MSc जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन किसी का नाम भी नहीं बता दी, भाई आप कहाँ से ऐसे टीचर पाते हैं जिनकी उर्दू भी दुरुस्त नहीं है, वो कैसे आपको ट्रांसलेशन कर देते हैं, कैसे वो तर्जुमा कर देते हैं आपको ये। और उनकी राइटिंग, एक दफ़ा तो जब बहुत शिकायत पैदा हुई कि किताबत की अपने DTP की उनमें बहुत सी गलतियां हैं, तो दूसरे साल गवर्नमेंट ने एक नया चमत्कार दिखा दिया, हाथ से लिखा हुआ पेपर सबमिट किया। और वो हाथ से लिखा हुआ पेपर ऐसा था कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, ऐसी तहरीर थी वो। तो अल्लाह के फजल करम से इसकी वजह से भी बहुत सारी रुकावटें हमारे दरमियान आती हैं, लेकिन बहरहाल मैं ऐसा मानता हूँ कि अब ये रुकावटें ऐसी भी नहीं थी कि आप नापासी हो जाते, कम मार्क्स आप पाए होंगे, लेकिन फेल होना ये मेरे नज़दीक काबिल कबूल नहीं है और मेरा जहन इसको कबूल नहीं करता। तो देखा नाज़रीन, टीटी के ताल्लुक से डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर आप मेहनत फल मिलेगा, आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी में मुकम्मल तैयारी के साथ उतरिए और सख्त मेहनत करिए, इंशाअल्लाह आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और यही हमारे उस्ताद मोहतरम है डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब का भी कहना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही वाज़ेह तस्वीर, एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुत ही वाज़ेह तस्वीर को डॉक्टर साहब ने पेश किया है। इसके लिए हम रिसाइट टुडे की जानिब से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत हमारे लिए वक्त दिया, हमारे दर्शकों के लिए वक्त दिया और अपनी कीमती राय से हमारे दर्शकों को भी नवाजा और साथ साथ हमारे लिए भी एक रहनुमाई की है। हम एक मरतबा फिर आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।